चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आप ट्रैफिक में हैं और कोई आपकी गाड़ी के आगे एकदम गलत तरीके से कट मारता है। अब गुस्सा तो आता है ना, लेकिन आप हॉर्न नहीं बजाते, चिल्लाते नहीं, बस एक गहरी सांस लेते हैं और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। या सोचिए ऑफिस में कोई सबके सामने आपके काम की बुराई कर दे और आप डिफेंसिव होने के बजाय शांति से कहें, इस फीडबैक के लिए शुक्रिया, मैं इस पर ध्यान दूंगी। सुनने में ये किसी संत का काम लगता है, सही कहा ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। प्रतिक्रिया ना देने की शक्ति, या जिसे हम साइलेंट सुपर पावर भी कह सकते हैं। हमारे पास इस विषय पर दो बहुत ही दिलचस्प स्रोतों से मिली जानकारी है। दोनों एक ही किताब के हिंदी सारांश है, पर दोनों से हमें अलग अलग कहानियां और नजरिए मिलते हैं। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग असल में है क्या, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, और हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में अपना कैसे सकते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये एक तरह की मानसिक क्रांति है। और इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते ही क्यों हैं। हमारे दिमाग में एक बहुत पुराना, मतलब लाखों साल पुराना सिस्टम है। अच्छा, वो फाइट और फ्लाइट वाला? हाँ बिल्कुल वही, लड़ो या भागो। ये तब बना था जब हमारे पूर्वज जंगल में किसी खतरनाक जानवर का सामना करते थे। उस वक्त सोचने का समय नहीं होता था, सिर्फ रिएक्ट करना होता था अपनी जान बचाने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि आज भी हमारा दिमाग एक अपमानजनक ईमेल और एक जंगली जानवर के खतरे में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। मतलब जब मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाता है तो मेरा दिमाग असल में ये सोच रहा है कि मुझ पर कोई शेर हमला कर रहा है, को बंद कर देता है। तो स्रोतों के अनुसार प्रतिक्रिया न देना असल में इस दिमागी हाईजैक को रोकने की कला है। और आज हम इसी पुरानी आदत के पीछे की वजह, इससे होने वाले नुकसान और सबसे जरूरी इससे बाहर निकलने के तरीकों पर बात करेंगे। तो ये सब हमारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से है। जैसे ही हमें कोई बात चुभती है, हमारा दिमाग सीधा सुरक्षा मोड में चला जाता है। और इसमें एक और बड़ी भूमिका हमारे ईगो यानी अहंकार की भी बताई गई है। यहाँ पर ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। सही कहा। स्रोतों में इसे हमारी स्वछवि, हमारी सेल्फ इमेज से जोड़ा गया है। मतलब जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारा ईगो इसे हमारी पहचान पर हमले की तरह देखता है। हाँ, और इसीलिए हम इतनी मजबूती से प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी उस छवि को बचाने के लिए। बिल्कुल, हमें कमजोर दिखने से डर लगता है और उसी डर में हम तुरंत कुछ ऐसा कहे या कर जाते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। ये बहुत सही पॉइंट है। और ये आदत सिर्फ दिमाग की बनावट की वजह से नहीं है, समाज भी हमें यही सिखाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, कोई कुछ कहे तो चुप मत बैठो, जवाब दो। खामोशी को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है ना? हाँ, ये तो है। हमारे पुराने अनुभव, खासकर बचपन के, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर बचपन में हमारी भावनाओं को दबाया गया हो या हमारी बातों को अनसुना किया गया हो, तो हम बड़े होकर हर छोटी बात को एक खतरे की तरह देखने लगते हैं। तो समझने वाली पहली बात ये है कि हमारी ये जो तुरंत रिएक्ट करने की आदत है, ये हमारी दुश्मन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमारे अंदर जमा हुए डर और अनुभवों का एक सिग्नल है। ये हमें बता रही है कि अंदर कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अच्छी खबर ये है कि अगर हम इस सिग्नल को समझ लें तो हम इसे बदल भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। चलिए अब उस कीमत की बात करते हैं जो हम इस आदत के लिए चुकाते हैं। एक पल का गुस्सा या बिना सोचे समझी प्रतिक्रिया हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहला और सबसे गहरा असर तो हमारे रिश्तों पर पड़ता है। बिल्कुल। पति पत्नी के बीच एक छोटी सी बात पर कोई कड़वी बात कह दी जो शायद उस पल में जरूरी भी नहीं थी, और वो महीनों तक दिल में चुभती रहती है। हाँ, सही बात है। जो बातें प्यार से सुलझ सकती थीं, वो हमारे रिएक्शन की वजह से रिश्तों में दीवारें खड़ी कर देती हैं। और फिर शुरू होता है वो पछतावे का दौर, काश मैंने ऐसा ना कहा होता। ये जो भावनात्मक थकावट है वो हमें अंदर से तोड़ देती है। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में तो इसका असर और भी बड़ा हो सकता है। हाँ, सोचिए जरा। किसी जरूरी मीटिंग में आपके आइडिया को किसी ने चैलेंज किया और आपने गुस्से में अपने बॉस से ही बहस कर ली। ओफ। उस एक पल में आपने सिर्फ बहस नहीं की, बल्कि अपनी छवि को भी नुकसान पहुंचाया। शायद एक प्रमोशन का मौका या अपनी टीम का भरोसा खो दिया। सही कहा। सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि भावनात्मक समझदारी, मतलब इमोशनल मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है। हाँ, और कई बार हम मौके की नहीं बल्कि अपने मूड की सुन लेते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन सबसे भी बड़ा एक नुकसान है जिसका जिक्र स्रोतों में किया गया है, और वो है मन की शांति का खत्म हो जाना। हाँ,
ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका दिमाग हर वक्त एक अलर्ट मोड पर है, लड़ने के लिए तैयार। और जब दिमाग हर वक्त प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है तो वो कभी शांत नहीं रह सकता, कभी आराम नहीं कर सकता। अंदर एक लगातार शोर पैदा हो जाता है। और जब अंदर शोर हो तो बाहर की कोई भी खूबसूरत जगह हमें शांति नहीं दे सकती। हम छुट्टियों पर जाते हैं लेकिन दिमाग में वही पुरानी बातें, वही बहसें चलती रहती हैं। सही बात है। हम अपनी मानसिक ऊर्जा को छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करके खत्म कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक फोन की बैटरी में कई ऐप्स खुले होने से वो जल्दी खत्म हो जाती है। वाह, क्या उदाहरण है। तो प्रतिक्रिया न देना उस बैटरी को बचाने जैसा है ताकि वो ऊर्जा जरूरी चीजों पर खर्च हो सके। तो अगर हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग और हमारा ईगो हमें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करते हैं तो क्या हम बस इसके शिकार हैं या स्रोतों में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताया गया है? बिल्कुल रास्ता बताया गया है, और वो रास्ता है माइंडफुल साइलेंस, यानी सचेत खामोशी। सचेत खामोशी। हाँ, चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, एक अदृश्य शक्ति है। स्रोतों में नेहा की एक बहुत अच्छी कहानी है। वो एक मार्केटिंग मैनेजर थी। एक बड़ी मीटिंग में जब वो अपनी टीम की मेहनत से बनाई प्रेजेंटेशन दे रही थी तो उसके एक सहकर्मी ने सबके सामने कहा। क्या कहा? उसने कहा, ये आइडिया तो बिल्कुल बकवास है और इससे कंपनी का कोई फायदा नहीं होगा। ओह, ये सुनना तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। नेहा को कैसा लगा होगा? उसके चेहरे पर खून उतर आया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में 100 जवाब आए। तुमने क्या किया है? तुम्हें मार्केटिंग की समझ भी है? वो तुरंत जवाब देना चाहती थी, अपनी और अपनी टीम की इज्जत बचानी थी। बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन उसने एक पल का ब्रेक लिया, एक गहरी सांस ली, पानी का एक घूंट पिया और फिर उस सहकर्मी की तरफ देखकर बहुत शांति से कहा। क्या कहा उसने? आपके नजरिए के लिए धन्यवाद। मीटिंग के बाद मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। वाह, इसका क्या असर हुआ होगा? कमरे में एक सन्नाटा छा गया। उसकी शांति ने न सिर्फ एक बड़ी बहस को टाला बल्कि मीटिंग में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि उसके बॉस भी उसकी समझदारी और आत्मविश्वास का सम्मान करने लगे। क्या बात है। बाद में उस सहकर्मी ने खुद आकर नेहा से माफी मांगी। उस पल नेहा ने अपनी असली ताकत को पहचाना। ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहने में थी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। शक्तिशाली लोग अक्सर कम बोलते हैं, चाहे वो कोई बड़ा सीईओ हो या कोई आध्यात्मिक गुरु। बिल्कुल। उन्हें पता होता है कि हर प्रतिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं वो धीरे धीरे अपनी मानसिक ऊर्जा खो देते हैं। हाँ, कम बोलना एक रणनीति है। इससे आपको सामने वाले को समझने और खुद को संभालने का वक्त मिलता है। एक कहावत है ना, शेर अपनी मौजूदगी की घोषणा नहीं करता, उसकी मौजूदगी खुद महसूस होती है। बहुत खूब। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। ये डर नहीं बल्कि असली आत्मविश्वास की निशानी है। आप ये संदेश देते हैं कि आप इतने मजबूत हैं कि किसी की बातों से आपकी शांति भंग नहीं हो सकती। सही कहा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस एक पल में जब गुस्सा सिर पर चढ़ रहा हो, खुद को रोकें कैसे? इसके लिए दोनों स्रोतों में एक बहुत ही कारगर तकनीक बताई गई है, पॉज टेक्निक। हाँ, ये एक जादुई फॉर्मूला जैसा है और इसका हर अक्षर हमें एक स्टेप सिखाता है। तो पी से शुरू करते हैं। पी का मतलब है पॉज, यानी रुकें। जैसे ही आपको लगे कि आप रिएक्ट करने वाले हैं, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाएं। कुछ ना बोलें, कुछ ना करें। सिर्फ 5 सेकंड? हाँ, बस 5 सेकंड। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग के उस अमिगडाला हाईजैक को रोकने के लिए काफी है। ये आपके सोचने वाले दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस ऑनलाइन आने का मौका देता है। अच्छा, इसके बाद आता है ए, जिसका मतलब है अवेयर, यानी जागरूक बने। तो उस 5 सेकंड के ब्रेक में अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्कैन करना है। हाँ, मतलब क्या दिल तेज धड़क रहा है, क्या मुट्ठियां भींच रही हैं, मन में गुस्सा है, डर है या अपमान महसूस हो रहा है। बस अपनी भावनाओं को पहचानना है, उन्हें कोई नाम देना है। ओके, अगला स्टेप सबसे गहरा है। यू का मतलब है अंडरस्टैंड, यानी समझें। खुद से पूछें, ये भावना असल में कहाँ से आ रही है? क्या ये सच में सामने वाले की बात से है या मेरे किसी पुराने अनुभव, किसी पुरानी चोट से जुड़ी हुई है? बिल्कुल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गुस्सा सामने वाले की वजह से आ रहा है, लेकिन ये तकनीक हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि शायद ये हमारे किसी पुराने अनुभव का नतीजा है। फिर आता है एस, स्टेप बैक, यानी एक कदम पीछे हटें। खुद को उस स्थिति से मानसिक रूप से
अलग करके एक दर्शक की तरह देखें। हाँ, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो जिसमें आप एक किरदार हैं। इससे आपको स्थिति की गंभीरता कम लगती है और आप भावनाओं में बहने से बच जाते हैं। और आखिर में इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करें। हाँ, अब जब आप शांत हो चुके हैं और स्थिति को साफ साफ देख पा रहे हैं तो खुद से पूछें, इस वक्त मेरा सबसे अच्छा अगला कदम क्या होगा? क्या इस वक्त प्रतिक्रिया देना जरूरी है या शांत रहना बेहतर होगा? अब आपका जवाब भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से आएगा। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर कहते हैं, तुम हमेशा देर करती हो। पहला रिएक्शन होता है, मैं क्या, तुम तो और देर करते हो। ये एक आम प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर पॉज तकनीक अपनाएं तो क्या होगा? तो आप 5 सेकंड रुकती हैं। आप महसूस करती हैं कि आपको गुस्सा और झुंझलाहट हो रही है। फिर आप समझती हैं कि ये गुस्सा शायद इसलिए है क्योंकि आपको बचपन में भी हमेशा टोका जाता था और ये बात उसी पुरानी चोट को कुरेद रही है। अच्छा। आप एक कदम पीछे हटकर सोचती हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद आपके पार्टनर का दिन खराब गया हो। और आखिर में आप मूल्यांकन करती हैं कि इस वक्त बहस करने से माहौल खराब होगा, इसलिए मुस्कुराकर ये कहना बेहतर है, हाँ मैं आगे से जल्दी करने की कोशिश करूंगी। वाह, तनाव खत्म। ये 5 सेकंड का ब्रेक तो रिश्तों को बचा सकता है। बचा सकता है और बचाता है। ये तो बहुत शक्तिशाली तकनीक है। लेकिन एक दिन में तो आदत नहीं बदलेगी। इस आदत को मजबूत करने के लिए स्रोतों में कुछ रोज की प्रैक्टिस भी बताई गई है ना? हाँ, बताई गई हैं। इसमें सबसे पहली प्रैक्टिस है इनर चेक इन। इनर चेक इन वो क्या है? दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम सिर्फ 1 मिनट के लिए रुककर खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या कोई बात मुझे परेशान कर रही है? ये आपको अपने इमोशंस से जोड़ता है। मतलब जब हम अपनी भावनाओं को जानने लगते हैं तो हम उनके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। बिल्कुल। दूसरी प्रैक्टिस है सांसों पर ध्यान देना। जब भी तनाव महसूस हो या आप किसी ट्रिगर के पास हो तो बस 3 गहरी सांसें लें। हाँ, और एक बहुत ही आसान तकनीक है 4-4-4 ब्रीदिंग। 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में छोड़ें। ये तो आसान है। ये आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है, खासकर वेगस नर्व को एक्टिवेट करके, जो शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को शुरू करती है। ये विज्ञान है, सिर्फ कहने की बात नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी प्रैक्टिस है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। एक कहानी अंकित की है। उसे हमेशा लगता था कि जब वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो वो उसकी तारीफ नहीं करती। अच्छा, तो ये उसका ट्रिगर था? हाँ, जैसे ही ऐसा होता उसे जलन और गुस्सा आता और वो लड़ाई कर लेता था। तो उसने इसे कैसे बदला? उसने सोचना शुरू किया कि ये भावना कहाँ से आ रही है। उसे एहसास हुआ कि ये डर उसकी अपनी असुरक्षा से आ रहा था। उसे लगता था कि वो गुड इनफ नहीं है। जिस दिन उसने इस जलन और डर को पहचाना, अगली बार जब वैसी ही स्थिति आई तो उसने प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराकर अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ को पकड़ लिया। वाह, मतलब उसने अपने अंदर के डर को संभाला बजाय इसके कि वो बाहर के हालात को बदलने की कोशिश करे। बिल्कुल। और अपने व्यवहार को समझने के लिए एक रिएक्शन जर्नल बनाने का सुझाव भी बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हर दिन के अंत में लिखें कि आज आपने कब, कहां और क्यों प्रतिक्रिया दी और क्या आप उसे अलग तरीके से संभाल सकते थे। जब हम अपने व्यवहार को कागज पर देखना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग उसे बदलने के पैटर्न खोजने लगता है। और एक बहुत जरूरी बात कही गई है, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बस उन्हें देखना है बिना जज किए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर गुस्सा आ रहा है तो खुद से कहें, हाँ ये गुस्सा है, मैं इसे देख रहा हूँ, ये बस एक भावना है, ये मैं नहीं हूँ। जैसे ही हम अपनी भावनाओं से दूरी बनाना सीख जाते हैं, उनकी ताकत अपने आप कम होने लगती है। बिल्कुल, पर ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, जैसे जिम जाना या मेडिटेशन करना। स्रोतों में 21 दिन का रिएक्शन लेस चैलेंज लेने का सुझाव दिया गया है ताकि ये एक आदत बन सके। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि असली ताकत दूसरों पर हावी होने में, ऊंची आवाज में बात करने में या हर बहस जीतने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। सही कहा। कोई भी आकर कोई भी बटन दबा सकता है और हमें गुस्सा, दुखी या परेशान कर सकता है। लेकिन जब हम रुक कर सोच समझ कर जवाब देते हैं या जवाब न देना चुनते हैं, तब हम वो रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं।
तब हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। हाँ, शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। ये वो ताकत है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखती है। अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जी, असली आजादी क्या है? कहीं भी जाने या कुछ भी करने की स्वतंत्रता, या फिर किसी भी बाहरी परिस्थिति के बावजूद अपने मन की शांति को बनाए रखने की स्वतंत्रता? क्योंकि जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं, तभी हम सच में आजाद होते हैं।